डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की आगे की विशेषताओं के बारे में। पिछले वाले सेक्शन में हमने डिस्कस हुआ था, सेशन में डिस्कस किया था 8 विशेषताओं को, और जिसने नहीं देखा वो चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक है। और 8 विशेषताओं को देखने के बाद हम आगे की आज जो है बातें करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान मैंने पहले ही बताया था अपने आप में यूनिक है। जो अन्य देशों के संविधान है उससे हटके है, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं भारतीय संविधान में जो अन्य देशों के संविधानों से अलग बनाता है भारतीय संविधान को। तो इसी क्रम में हम देखेंगे जो है आज इन 3 जो है विशेषताओं को। तो देखिए, पहली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले देखिए, जो पिछले वीडियो में जो आखिरी मैंने खूबी बताई थी भारतीय संविधान की, वो थी मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं संविधान के, वो एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकली जो है डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए जो है भारतीय संविधान में रखा गया है। या ऐसे समझ सकते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो मौलिक अधिकार काम आते हैं। बट ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये एक तरीके से राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो है भारतीय संविधान में रखे गए हैं। चलिए पहले इससे समझते हैं। देखिए, इस वाले को समझते हैं। इनका मेन प्रयोजन क्या है भारतीय संविधान में रखने के पीछे? आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना। सबसे बड़ी बात यही है, प्रदान करना। जो तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनसे 2 प्रकार के लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। पहला आर्थिक रूप से, दूसरा सामाजिक रूप से बढ़ावा मिलता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो इनका जो उद्देश्य है, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका उद्देश्य है कि एक कल्याणकारी राज्य जो है स्थापित हो भारत में जो है एक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो, जो सभी को बराबर जो है मौका दे, चांस दे, सबको जीने का जो है अच्छे से अच्छा मौका दे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है भारत में करे। कौन करे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सो ये बातें जो है क्या कहते हैं, ये इस सेक्शन में रखी गई है। दूसरी बात, इसे जो है कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं भाई कि ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं, दूसरी तरफ ये मैं कह रहा हूँ कि राजनीति कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। कैसे लागू होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप जो है जो बातें इसमें लिखी हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, उसे आप डायरेक्टली जो है क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा भारत में होना ही चाहिए। यानी एक तरीके से कहा जाए, जैसे मौलिक अधिकार थे, उसका अगर हनन होता है कहीं पे भी आपका, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी गई हैं वो सरकार का कोई अंग लागू नहीं करता है, तो आप उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो यही बात है, इसे कानूनी रूप से जो है लागू नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे लागू किया जा सकता है? तो सवाल यही आता है ना, कि इसे आखिर कैसे लागू करोगे? कानूनी रूप से आप जो है लागू कर नहीं सकते, तो इसे कैसे लागू करोगे? तो इसे लागू करने का एक ही तरीका है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या कह लीजिए जनमत। जो असल पावर है इसको लागू करवाने के पीछे, वह है किसी भी राजनीतिक दल की राजनीतिक इच्छा शक्ति, या कह लीजिए जनमत दूसरे शब्दों में, क्योंकि जनमत से ही पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश होती है और जनमत से ही पॉलिटिकल पार्टी डाउनफॉल हो जाता है उनका। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, इन तत्वों को, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनको लागू कराने के पीछे असली जो पावर होती है वो होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति या जनमत। कैसे समझाता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर समझ सकता हूँ। वर्तमान में देखिए, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लीडर है नरेंद्र मोदी जी। उनका मानना है कि भारत में जो है यूसीसी लगना चाहिए। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में इसे कह सकते हैं समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता ये जो है भारत में लागू होनी चाहिए।
भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग अपनी संहिता है। लगभग देखा है तो भारत में लगभग सबकी एक संहिता है, लेकिन जो आदिवासी टाइप के लोग हैं या मुसलमान हैं उनकी संहिता अलग है, सबकी अलग अलग है। अब जैसे मुसलमानों का मान लिया जाए, विवाह तो वो जो है शरीयत के थ्रू करते हैं, लेकिन जो अपराध वाले मामले हैं वहाँ पे वो आईपीसी लागू हो जाती है। तो दो प्रकार के विधान हैं मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए तो एक कॉमन है, बट मुसलमानों के लिए जब विवाह, बच्चा इत्यादि, ज़मीन वमीन का जब मसला होगा वहाँ पे उनकी शरीयत अप्लाइड हो जाती है, लेकिन जहाँ चोरी की बात आती हो वहाँ पे आईपीसी अप्लाई कर दी गई है। मतलब अलग अलग कानूनों के तहत जो है न्याय हो रहे हैं या काम चल रहा है। तो भारत सरकार चाहती है कि भारत में जो है समान नागरिक संहिता लागू हो, ठीक है। लेकिन ये समान नागरिक संहिता भारत सरकार अपने मन से नहीं कर रही है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 44 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप वर्णित है कि चूँकि भविष्य में जो है अगर सरकारें चाहें तो या कोशिश करें कि भारत में जो है समान नागरिक संहिता हो, मतलब भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार हो, सबके लिए एक जैसे कानून हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं, ना ही ज़्यादा किसी को कमी नहीं, सबको बराबर। तो ये बात आर्टिकल नंबर जो है 44 के में लिखी है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। अब बात करते हैं भाई, मोदी साहब इसको लगाना चाहते हैं, तो मोदी साहब कैसे लगाएंगे? जब उनको फुल मेजॉरिटी की सरकार मिलेगी। फुल मेजॉरिटी की सरकार कैसे मिलेगी? जब उनको जनता वोट करेगी। अब चूंकि 2024 का देखिए चुनाव हुआ, अभी हुआ, बीजेपी की सिर्फ 240 सीटें आई। तो एक तरीके देखा है तो भारत सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, एक तरीके से एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन फुल मेजॉरिटी नहीं है, जनमत नहीं है। इनके साथी दल, घटक दल सब है साथ में, इनके पास अच्छे खासे आंकड़े हैं, बट अभी इस टाइम जो है इनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है। तो हो सकता है ये यूसीसी पे बात ना करें, क्योंकि इनके पास जनमत नहीं है। कर भी सकते हैं, अगर उनके घटक दल साथ देते तो कर सकते हैं, घटक दल साथ देते मत दैट मीन बहुमत है, कर सकते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर जितना भी काम करने का मोटिव है वो एक तरीके से पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, मतलब जनमत होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं इन तत्वों पे। बहुत से तत्वों पे काम हुआ है, ये जो पंचायती राज वगैरह भारत में चल रहा है आज के टाइम में, इन्हीं में संवर्णित था। उसमें भारत में पैसा नहीं था तो लोगों ने इन सब नियमों को नहीं बनाया, बोला बात के छोड़ देते हैं, बात की सरकार अपना काम कर लेंगे। तो इन तत्वों के जो बात है वो एक तरीके से पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो अप्लाइड हो सकती हैं भारत में। तो आई होप समझ गए होंगे कि इन तत्वों को काम करने के लिए, इन तत्वों पे कानून बनाने के लिए सरकार पर राइट्स है, तभी है जब उसके पास मेजॉरिटी हो, तभी वो इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इन तत्वों को लागू करना भारत सरकार या किसी भी सरकार की, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होगी। जब वो कानून बनाएगी तो इन तत्वों को जरूर ध्यान में रखेगी। बिना इन तत्वों को ध्यान में रखे जो एक तरीके से कानून बनाना मतलब एक तरीके से गड़बड़ करना ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो राज्य के संचालन में जो है सहयोग करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर आप भारत में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, मानव जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छे ज्ञान की कोई पुस्तक है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। उनके तत्वों को अगर जीवन में सार कर लिया जाए, आत्मसार कर लिया जाए एक तरीके से, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, सीधा जीवन चलता है, इधर उधर बहुत भटकाव नहीं होता। उसी प्रकार किसी राष्ट्र के, राज्य को चलाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन तत्वों को ध्यान में रख के अगर राज्य को शासन व्यवस्था को चलाया जाए तो बहुत अच्छे से चल सकता है। बहरहाल क्या कहते हैं, फिलहाल यही एक खूबी है भारतीय जो है, क्या कहते हैं, यह भी एक खूबी है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसे इंग्लिश में कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका विचार भारतीय संविधान में रखा गया है, तो ये किस देश से लिया गया है? तो ये बेसिकली लिया गया है आयरलैंड से। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा चुका है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अगला को देखिए, खूबी पढ़ते हैं। अगली खूबी है मौलिक कर्तव्य। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए मौलिक कर्तव्य पे जो है चर्चा करते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य देखिए बात की जाए, ये भी एक भारतीय संविधान की खूबी है कि संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों की भी बात की गई है। मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो संविधान के
4A में है। ये बाद में जोड़ा गया हुआ भाग है, ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। 1900 करीब 78 में जोड़ा गया मेरे ख्याल से। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, सॉरी 1976 में जोड़ा गया है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो है इसको जोड़ा गया था। और इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के जो है बिहाफ पे। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी उस समय, उनकी सिफारिशें आई थी, उनके तहत जो है इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। इसको भारतीय संविधान में रखने का एक पीछे कारण ये है, देखिए संविधान की भाग 3 में मौलिक अधिकारों को दिया गया है कि आपके ये अधिकार होंगे, ये होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, लेकिन सिर्फ अधिकार को यूज करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, वहाँ का पानी पी रहे हैं, वहाँ की धरती पर रह रहे हैं, तो वहाँ की कुछ कर्तव्यों को भी निभाना, वहाँ के दायित्वों को भी निभाना हमारा भी राष्ट्रीय धर्म हो जाता है। तो उस राष्ट्रीय धर्म को निभाने के उद्देश्य से जो है इन तत्वों को जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। इनमें वही अच्छी अच्छी बातें हैं, गांधीयन थॉट्स हैं, जैसे पेड़ पौधों की रक्षा करना, पशुओं की रक्षा करना, राष्ट्र का सम्मान करना, जो हमारे फौजी हैं, जो मतलब वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनका सम्मान करना। इन्हीं अच्छी अच्छी बातों को जो है इनमें रखा गया। इसमें कमी क्या हो गई? सब कुछ अच्छा है, इसमें ये कमी क्या हो गई कि इसे जो है ज़बरदस्ती जो है लागू नहीं करा सकते, कानूनी रूप से लागू नहीं करा सकते, लागू नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब, अगर ये कहा जाए कि जैसे भारत को मैक्सिमम यहाँ के जो लोग होते हैं इसे मदरलैंड कहते हैं, भारत माता की जय। तो जब भी कोई जयघोष होता है, कोई बढ़िया काम होता है, लोग नारे लगाते हैं भारत माता की जय। मान लीजिए 100 लोग इकट्ठे हुए, 80 लोग कह रहे हैं भारत माता की जय, और 20% लोग कह रहे नहीं भाई हम ये नहीं बोलेंगे, ये हमारे कल्चर या फिर कह लें हमारे मजहब के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे जो है उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। संविधान मना कर देता है। क्यों मना करता है वो बात की बात है, बहरहाल आप इतना समझ लीजिए संविधान जो है मना कर देता है कि आप किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकते कि यू हैव टू से भारत माता की जय। ये थोड़ी सी कमियां रह गई, थोड़ा सा तो कानून का डंडा यहाँ पे होना चाहिए, वरना कोई भी नागरिक यहाँ पे रहेगा, यहाँ खाएगा पिएगा, सब कुछ करेगा, गाना गाएगा किसी और देश की। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए 2024 की अभी लोकसभा गठित हुई है। लोकसभा गठन में सभी जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के पटल पे आके शपथ ग्रहण करते हैं। उस शपथ ग्रहण समारोह में किसने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अलग की बात है, बट हैदराबाद का जो एक जोकर कह लीजिए या फिर सांसद कह लीजिए, वो सीधे सीधे कहता है जय फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक अलग नेशन है, भारत उसको एक अलग नेशन मानता है। संबंध अच्छे हैं ठीक है, बट वहाँ माहौल कैसे क्या नहीं वो अलग बात है। किसी दूसरे राष्ट्र को ऐसे जय फिलिस्तीन कह देना, वो भी लोकसभा के पटल पे, बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे भारत में जो है रहते तो यहाँ हैं, खाते भी यही हैं, यहीं का पानी पीते, यहीं का अनाज खाते, यहाँ के सूर्य की रोशनी लेते हैं, यहाँ के चंद्रमा को देखते हैं, सब कुछ यहाँ उनका होता है, बट वो गाना किसी और देश का गा देते हैं। तो एक तरीके से जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको थोड़ा सा तो कानून का डंडा दिखाना चाहिए था। ये गलती हुई इंदिरा जी से 1976 में। दूसरी बात ये है, जब आपातकाल लगा हुआ था, आंतरिक आपातकाल जब लगा हुआ था 1975 से लेके 1977 तक, इसी के बीच जो है इस विधेयक को जो है पास कराया गया था। इसी के बीच जो है इस अमेंडमेंट को पास करा के इसको रखा गया था। इसको रखने के पीछे कारण ये था थोड़ा बहुत नागरिकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाना। ठीक है, 1976 लगा था, 42वां संविधान संशोधन था, 1975 से 1977 तक जो है आंतरिक आपातकाल था। उसी समय जो है ये जो है संशोधन करके इसमें भारतीय संविधान में इंसर्ट किया गया था। तो भारतीय संविधान की यह भी एक खूबी है, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। चलिए अगला समझते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अगला जो है ये है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर नेशन, सेकुलर स्टेट की जो है कल्पना करता है, या फिर कह लीजिए व्यवस्था करता है भारतीय संविधान। ये बात भी जो है भारतीय संविधान की
जो मूल प्रति है जो 1950 में बनी थी, जिसका दावा होता है कि BR अम्बेडकर साहब ने बनाया है, उस संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं था। इसे भी 1975 में जब इमरजेंसी थी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है इसको इंसर्ट किया गया है। शब्द तो 3 इंसर्ट हुए थे, बहरहाल हम इसकी बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा था तो भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, सब कुछ था, पंथ निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष था, सबका सम्मान, सब कुछ चलता था। लेकिन 1976 में ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि इनको धर्मनिरपेक्ष लिखना पड़ा। अब उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको अगर डिस्कस करते हैं तो पॉलिटिकल थोड़ी सी क्लास हो जाएगी। बहरहाल भारत जो है एक जो है सेकुलर नेशन की जो है कल्पना करता है, सेकुलर नेशन की जो है कल्पना करता है। अब यहाँ सेकुलर नेशन का मतलब ये है कि सभी धर्म बराबर हैं। भारत का कोई धर्म नहीं है, बट सभी धर्म बराबर हैं, सबका बराबर सम्मान है, ठीक है। ऐसी कल्पना जो है भारत में करता है। इंडियन स्टेट हैज़, मतलब इंडियन स्टेट हैव नो रिलीजन, बट रिस्पेक्ट टू ऑल, मतलब भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत जो है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। ये ऐसा जो है ये परिभाषा है धर्मनिरपेक्ष की, बड़ी अजीब सी है। इसको जब हम पढ़ेंगे अभी आगे के लेक्चर्स, उसको बहुत डिटेल समझेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। ये असल में कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। विदेशों में चर्च और जो है राज्य आपस में टकराते थे, आपस में टकराते थे। चर्च कहता था मैं ये करूँगा और राज्य कहता था ये कह। राज्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता था, चर्च वही पुराना दृष्टिकोण अपनाता था। तो दोनों में हमेशा विवाद हुआ करता था, दोनों में विवाद हुआ करता था, ठीक है। जब भी कोई स्टेट नया काम करता था, कोई वैज्ञानिक काम करता था, कोई डेवलपमेंट काम करता था, चर्च अपना जो है रिलीजन का झंडा लेके आ जाता, बोलता है तो रिलीजन्स का अगेंस्ट है, इसे मत करो। तो अब रिलीजन वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। जब भी कोई वैज्ञानिक बात होती थी, हमेशा जो है रिलीजन यानी चर्च उसका अपोज कर देता था। वैज्ञानिक कहते थे भाई धरती गोल है, चर्च कहता था नहीं धरती चपटी है, अब गोल अगर पढ़ाओगे तो चपटी वाले पीट देंगे। तो ऐसी बड़ी सी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इन्होंने क्या है बात की व्यवस्था में चर्च को अलग रखा और राज्य को अलग रखा, शासन व्यवस्था को अलग रखा, ठीक है। इसे ही कहा जाता है सेक्युलर, मतलब हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा कोई रिलीजन नहीं है, वी आर अ सेक्युलर। ये वेस्टर्न थॉट है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो इंडियन कल्चर है या इंडियन मजहब सॉरी भारतीय धर्म है, वो कभी भी विज्ञान का अपोज नहीं करते, बल्कि उनको बढ़ावा देते हैं। चाहे वो हिंदुज़्म हो, जैन वाली व्यवस्था हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी भारतीय विचारधाराएं हैं, वो कभी भी भारत में आप देख लीजिए, कभी भी क्या कहते हैं विज्ञान में कोई प्रगति हुई, कभी किसी बौद्ध ने, हिंदू ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारी विचारधारा के अगेंस्ट है, बल्कि बढ़ावा ही दिया। लेकिन फिलहाल भारत में ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई, बट इस थॉट के साथ लागू नहीं की गई कि राज्य अलग है, चर्च अलग है, ऐसा नहीं। इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी, सेकुलर का मतलब सभी धर्म बराबर हैं। उसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सभी धर्म बराबर, सर्वधर्म क्या कहते हैं, सर्वधर्म समभाव वाली जो विचारधारा है ना, बड़ी खतरनाक है। भारत में सेकुलरिज्म के माध्यम से सबको लगाया गया है यहाँ पे, उसको बाद में कभी समझेंगे। बहरहाल जो है इंदिरा गांधी का लगभग यही थॉट था, ठीक है। तो ये है भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो ये कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं और हम किसी को बढ़ावा नहीं देते, ना किसी को घटावा देते हैं। सो ये 3 जो है खूबियाँ थी, विशेषताएँ थी भारतीय संविधान की। इस वाले सेक्शन में इतना ही। अगले वाले सेक्शन में हम आगे की जो खूबियाँ होंगी उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।